students, so today I will teach you the third part of chapter 4 साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आपकी बुक 1 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 है। ओके, और इसमें हमने सारे जितने भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने थे कंट्रीज़ के बारे में, जो इंडिया की साउथ एशियन कंट्रीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमें सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं जो हमने कवर नहीं करे थे, वो आज हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स एंड सेकेंड है हमारा पीस एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है इस पार्ट का, इंडिया एंड इट्स अदर नेबर। ठीक है, कि इंडिया के और अदर नेबर्स के बारे में उनके रिलेशंस जानेंगे कि इंडिया के उसके अपने नेबर्स के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड डिफरेंस ओवर सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। अब आपको पता है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल गई होगी, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ ईस्ट पाकिस्तान से, ये सब, और इंडिया ने कितनी हेल्प करी ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ की। तो उसके बाद भी इन दोनों कंट्रीज़ में जब कोई भी 2 कंट्रीज़ नेबर्स बन जाती हैं, पड़ोसी बन जाती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ किसी भी इशू को लेकर लड़ाई रहती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी किसी बात को लेकर लड़ाई ना हो। किसी भी 2 कंट्रीज़ में अगर वो नेबर्स हैं, उनमें लड़ाई किसी ना किसी चीज़ को शेयर करने में या कुछ भी बातों रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही बांग्लादेश में और इंडिया में लड़ाई रहती है सेवरल इश्यूज़ पे, जैसे कि शेयरिंग हो गया, किस पानी को, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का वाटर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही आता है, दोनों जो रिवर्स हैं, तो इनको शेयर करने के लिए इनका दोनों का पानी, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश डेनियल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि बांग्लादेश में कोई भी इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुई थी इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये झूठ गलत है कि जब आपको पता है 1971 में जब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में लड़ाई हो रही थी, जब मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के जो ज़्यादातर बांग्लादेशीज़ थे वो सब इंडिया में आ गए थे। करीब हम कह सकते हैं 5 to 8 मिलियन जो बांग्लादेशीज़ थे वो इंडिया में आ गए थे, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकॉनमी है उसमें और ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो ये इंडियन की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, नाखुश है इस चीज़ से, और जो बांग्लादेश है उसने मना कर दिया है कि वो ऐसी कोई इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुई थी इंडिया में। ठीक है, जबकि ऐसा गलत है, ये सब गलत है और सच में हुई थी। इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, और ये सपोर्ट करता है एंटी इंडियन इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उसको। बांग्लादेश refusal to allow Indian troops to move through its territory to north ईस्टर्न इंडिया, और बांग्लादेश ने मना कर दिया कि इंडिया के जो ट्रूप हैं उसे वो अपनी टेरिटरी के पास नहीं आने देंगे, ना वहाँ से कहीं जाने देंगे। जैसे इंडिया को वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जाना होता है, तो वहाँ से उसने बिल्कुल बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ल कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है कि वो वहाँ से अपनी टेरिटरी से कहीं भी इंडिया की जो ट्रूप्स हैं उसको मूव नहीं होने देंगे। एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, और उसने ये भी डिसीज़न लिया है कि वो एक्सपोर्ट जो इंडिया से, वो अगर इंडिया के पास नेचुरल गैस की कोई पाइपलाइन जाती है किसी दूसरी कंट्री से, तो वो बांग्लादेश तक आएगी पहले, क्योंकि वहाँ से पाइपलाइन पूरी लगेगी। तो बांग्लादेश ने इसको भी बिल्कुल मना कर दिया है अभी कि वो इंडिया को अगर नेचुरल गैस लेनी है और वो बांग्लादेश के पास तरफ से आ रही है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे। ओके, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय। अब हमने बांग्लादेश के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल और इंडिया का कैसा है। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, आप इजीली से याद कर सकते हैं, और एग्जाम में पूछा जाएंगे क्वेश्चंस कि नेपाल मतलब इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के नाम दे देंगे आपको, किसके साथ इसके रिलेशंस को इलेबोरेट करें, तो आपको याद रखना है। तो नेपाल और इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और 2020 में थोड़ी सी बात हो गई थी, लेकिन ये बुक एनसीईआरटी में पहले का लिखा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल और इंडिया का पहले से कैसा रिलेशनशिप है। A treaty between the 2 countries allows the citizens of the 2 countries to travel to and to work in other country without visas and passports। देखो कितनी अच्छी, किसी के साथ तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। जैसे इसमें लिखा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी साइन हुई, नेपाल और इंडिया के बीच में, जिसमें वो दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं बिना ही वीज़ा और पासपोर्ट के। मतलब हम नेपाल में इंडिया आराम से जा सकता है, या इंडिया में नेपाल आराम से जा सकते हैं सिटीजन्स काम करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए विदाउट द यूज़ ऑफ वीज़ा एंड passports। ओके,
Areas such as trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation, and interlocking water management grids hold the two countries together. But there are some differences too. अब देखो इन सब चीज़ों पे भी इनकी कॉर्पोरेशन रहती है, रिलेशंस हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया उसमें है, साइंटिफिक कॉर्पोरेशन में है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, और वाटर मैनेजमेंट्स में भी इन दोनों कंट्रीज़ की क्या है, एक साथ क्या है, कॉर्पोरेशन है। पर इन सारी चीज़ों ने इन दोनों कंट्रीज़ को मतलब एक साथ कर रखा है, टुगेदर कर रखा है, बट इनके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी अलग भी हैं। कभी कभी इनमें भी डिफरेंट डिस्प्यूट्स या हम कह सकते हैं कोई डिप्लोमेटिक इशू हो जाता है। Now the next, India has stopped interfering in the internal and ethnic affairs of South Sri Lanka in 1987. अब हम श्रीलंका का और इंडिया का पढ़ेंगे रिलेशन। 1987 में इंडिया ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था इंटरफेयर करना, क्योंकि श्रीलंका को बहुत बुरा लगा था श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो इंटरफेयर में उसने बिल्कुल बंद कर दिया था इंडिया ने, और एथनिक अफेयर्स में घुसने के लिए कब 1987 में। बोथ द कंट्री शेयर अ साउंड रिलेशनशिप नाउ, और दोनों कंट्री में अब अच्छे रिलेशंस हैं। अगर हम अब की बात करें, बोथ हैव साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों ही कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब एक दूसरी कंट्री में जाके वो फ्री ट्रेड कर सकती हैं। इंडिया सपोर्टेड श्रीलंका एट द टाइम ऑफ सुनामी, और सुनामी जब आई थी श्रीलंका में तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था श्रीलंका को और उसको एड दी थी, हेल्प करी थी। नाउ अब हमें इंडिया का और भूटान का रिलेशन पढ़ना है। इंडिया इन्जॉयज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान टू, इंडिया इन्जॉय करता है, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया के भूटान के साथ भी, ठीक है। द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीट आउट द गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। अब क्या है कि जो एफ़र्ट्स जो भूटानीज़ मोनार्क ने, मतलब जो भूटान के राजा थे, उन्होंने लगाए थे कि वो वीट आउट द गोरिल्लाज, जो गोरिल्लाज हैं उनको, और जो मिलिटेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से आ रही हैं उन सबको ऑपरेट करेगी वो अपनी खुद की कंट्री में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था इंडिया के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का और भूटान के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। नाउ इंडिया एंड मालदीव्स के ऑल्सो हैव अ गुड रिलेशनशिप। आपको पता है कि इंडिया और मालदीव के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। इंडिया हैड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू मालदीव्स इन 1969 व्हेन अ मर्सनरी तमिल सोल्जर फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड मालदीव्स, ठीक है। अब क्या हुआ था, 1969 में इंडिया ने प्रोवाइड कराई थी मिलिट्री सपोर्ट, मालदीव्स को हेल्प करी थी। जब मालदीव्स में क्या हुआ था, एक मर्सनरी जो तमिल सोल्जर था वो आ गया था, श्रीलंका का था वो, और उसने अटैक करा था मालदीव्स को, तो उस टाइम पे इंडिया ने हेल्प करी थी मालदीव्स की। नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार हैव had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and the Rohingyas into Myanmar respectively, ठीक है। अब हम दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करें इंडिया को छोड़ के, तो नेपाल और भूटान में और बांग्लादेश में और म्यांमार में, इनमें जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन सब में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट रहता है, ये एक दूसरी कंट्री से ना खुश रहते हैं बहुत सारे, अगर हम पास्ट की बात करें जब से। और ये क्यों था, क्योंकि माइग्रेशन हो गया था एथनिक नेपालीज़ का, जो नेपालीज़ थे, जो एथनिक नेपालीज़ थे वो भूटान में घुस गए थे, और ऐसे जो रोहिंग्यास थे वो कहाँ के थे, वो भूटान के थे, और वो कहाँ घुस गए थे, वो म्यांमार में घुस गए थे। तो मतलब ये जो एक दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिससेटिस्फाइड है, ज़्यादा खुश नहीं है, और इन चारों कंट्रीज़ के एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। बांग्लादेश एंड नेपाल हैव हैड सम डिफरेंसेस, और बांग्लादेश और नेपाल में कुछ डिफरेंस भी हैं। ओवर द फ्यूचर ऑफ द हिमालयन रिवर वाटर्स, और इनकी लड़ाई जो है वो किस पर है, वो हिमालयन रिवर वाटर्स के ऊपर है, बांग्लादेश और नेपाल की। आपको याद रखना, आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि हिमालयन रिवर वाटर्स पे किन दो कंट्रीज़ की लड़ाई है, या आपसे पूछ लेंगे नेपाल और बांग्लादेश की किस वजह से लड़ाई है, तो नेपाल रिवर वाटर्स की वजह से नेपाल और बांग्लादेश की लड़ाई चलती है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर दिस टॉपिक ऑल्सो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पीस एंड कॉर्पोरेशन, ओके, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपनी बुक में इस चैप्टर का लास्ट पेज खोलें तो आपके पास इसमें साफ्टा सार के बारे में थोड़े थोड़े पैराग्राफ दे रखे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं क्वेश्चंस। की सारी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पीस एंड कॉर्पोरेशन। आपके एनसीईआरटी में भी ये पूरा टॉपिक दे रखा है, आप उसे भी खोल के देख सकते हैं और इसमें से आराम से पढ़ लेंगे। मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं।
सो पीस एंड कॉर्पोरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क। आपको सार्क को मैंने पहले ही पढ़वा दिया है चैप्टर 3 में, आई थिंक मैंने आपको पूरा सार्क के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपको अभी याद हो गई होगी। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इज़ अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कॉर्पोरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स विच बिगिन इन 1985। ठीक है, तो क्या हुआ, इन सब ने जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में आपने सारी कंट्रीज़ देख ली, कितनी कंट्रीज़ हैं, 7-8 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की सारी, कैसे आपको याद रखनी है कि सारी क्या है, इंडिया की नेबर्स है, चाहे वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब किस में आती हैं, सार्क कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया है, सार्क बनाया है, जिसकी इन्होंने फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब ये रीजनल कॉर्पोरेशन पे एसोसिएट करेंगी, मतलब एक साथ रहेंगी। ठीक है, सो ये कब बना है, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है, और ये इनका काम क्या है, ये कॉर्पोरेशन करेंगी मल्टीलेटरल मीन्स करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करेंगी और बहुत कुछ करेंगी। तो ये सब सार्क के बारे में। अब हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं आगे। और सार्क मेंबर्स साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड। अब सार्क मेंबर्स ने क्या साइन करा है, फ्री ट्रेड करने का, मतलब ये एक दूसरे की कंट्री में जाकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे साफ्टा कहते हैं, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड, आपको ये भी याद रखना है साफ्टा की फुल फॉर्म। एग्रीमेंट विच promised द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशिया। तो ये साफ्टा जो है ये एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉमिस करते हैं ये एक दूसरे से कंट्री के फ्री ट्रेड करे जोन है, मतलब ये किसी एक दूसरे की कंट्री में जाकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जितनी भी साउथ एशियन में कंट्रीज़ आती हैं उनमें। साफ्टा वॉज साइंड इन 2004। जो साफ्टा था वो कब साइन हुआ था, 2004 में, एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। और ये जो इफेक्ट में आया है, मतलब असली काम में आया है, वो 1 जनवरी 2006 से आया है। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। और साफ्टा का जो मेन एम है कि मतलब क्यों बना है साफ्टा, वो है कि वो कम कर दे बिल्कुल ही ट्रेड टैरिफ्स को। मतलब जो एक कंट्री, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया जो है वो नेपाल में अपना ट्रेड कर रही है, तो नेपाल की जो कंट्री है वो टैक्स लगाएगी जो भी इंडिया उस ट्रेड कर रही है नेपाल में। ठीक है, तो इसका जो मेन एम है कि वो लोअर, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दे टैक्स को, टैरिफ्स कहते हैं टैक्स को। ओके, कि मतलब नेपाल बहुत कम से कम ट्रेड लगाए, मतलब टैक्स लगाए, जिससे जो इंडिया का ट्रेड है इंडिया को बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसे ही सारी कंट्रीज़ के लिए है। बट सम ऑफ आवर नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज़ अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड अ कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज़। सो ये बहुत ज़्यादा सच बात है, आपको ये बात याद रखनी है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाएगी कि क्यों कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनको एक फियर रहता है साफ्टा से। तो जो ज़्यादातर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है साफ्टा से, क्योंकि साफ्टा वो सोचते हैं जो साफ्टा है, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे एक फ्री ट्रेड एरिया है, इससे ये एक वे है इंडिया के लिए कि इंडिया इन्वेड कर लेगा, आक्रमण कर देगा सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं उन पर, जितनी भी उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनकी मार्केट में जाके इन्वेड आक्रमण कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और इन्फ्लुएंस करेगा सारी जितने भी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडिया ही सबसे ऐसा है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है, इंडिया इन सबसे एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है अपनी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो इन सबको लगता है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा इनमें एंड उनकी सोसाइटी पर, और पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स, मतलब कि इंडिया अपनी फिर पॉलिटिक्स भी खेलने लगेगा और कमर्शियल प्रेजेंस हो जाएगी सारी कंट्रीज़ में इंडिया की। ठीक है, तो ये सब उन्हें डर लगता है सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, कि इंडिया जो है वो इन्वेड कर लेगा, और साथ ही साथ इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कंट्री है अपनी सारी नेबरिंग कंट्री में। ठीक है, ऑल्थो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, जबकि हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं। देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस। तो बहुत ज़्यादा इसमें काम करा जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ की, कि एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इनके बीच में एक पीस को बिल्ड कराया जाए। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो जो चाइना और यूएस हैं वो एक की प्लेयर रहते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। अब आप सोच रहे होंगे जबकि चाइना और यूएस जो हैं वो साउथ एशिया कंट्रीज़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी क्यों ये की प्लेयर्स हैं, आपको पता है ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इकनॉमिकली स्टेबल हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं और ज़्यादा में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जान के इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंटरफेयर करती हैं। ठीक है,
Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years। और सीनो मतलब किसे कहा जा रहा है, चाइना को, कि चाइना के और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। बट चाइनाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन्स अ मेजर इरिटेंट। पर जो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, मतलब चाइना की और पाकिस्तान की पार्टनरशिप चलती है कुछ कुछ इश्यूज़ पे, तो वो इंडिया को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज़ लास्ट पॉइंट पीस एंड कॉरपोरेशन का। द US हैज़ हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। US के जो अमेरिका है उसके दोनों ही कंट्रीज से, इंडिया और पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस हैं जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज अ मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। और ये कैसे वर्क करता है, कभी कभी US के मॉडरेटर मतलब इनके बीच का इंटरमीडिएट बनता है कि दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को ठीक कराने में। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से दोनों समझ में आ गए होंगे जो हमारे लास्ट चैप्टर 4 के रह गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।